ठीक है यहाँ तक। अब हमें दोस्तों डाइस को आउट भी करना है, यानी कि आपने अगर गौर किया होगा कि सेंटर में मूव होने के बाद डाइस का जो जूम है वो मैं कम कर रहा हूँ, यानी कि हमें अब उसके जूम को कम करना है। तो यानी इसे मैं इस लूप के अंदर रखूँगा, यानी कि इस लूप के अंदर हम सबसे पहले डाइस को सेंटर की ओर मूव करेंगे और वही डाइस आपका आगे जूम कम होगा, यानी कि फॉर आई मैंने ले लिया है, अब जे ले लेता हूँ। जे की वैल्यू यानी कि मार्कर, वो जो मार्कर है मार्कर के साइज़ को मैं कम करूँगा, जूम को मैं कम करूँगा, यानी जिसे मैंने मार्कर के साइज़ को 60 मैंने सेट किया था 60 टू 2 करूँगा, ठीक है। और इसे नेक्स्ट करता हूँ, है ना। और मार्कर के साइज़ को कम करने के लिए मुझे मार्कर को इंडिकेट करना पड़ेगा, है ना। मार्कर को कैसे इंडिकेट करना है दोस्तों? मार्कर को इंडिकेट करने के लिए सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट को सेट करना होगा, क्योंकि ये जो चार्ट है हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है और कंप्यूटर के लिए एक ऑब्जेक्ट है। तो वो सबसे पहले इसे मुझे सेट करना होगा कि पर्टिकुलर इसी चार्ट, यानी कि ये जो चार्ट है, चार्ट देख पा रहे हैं, चार्ट टू के मार्कर के लिए मैं जूम आउट का इस्तेमाल करूँगा। तो उसे मुझे सेट करना होगा, यानी कि सेट चार्ट ऑब्जेक्ट, एक मैंने वेरिएबल ले लिया चार्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब मैं इसे सेट करूँगा। क्या सेट करूँगा? हमारा जो एक्टिव सीट है, एक्टिव सीट पे जो चार्ट ऑब्जेक्ट है, जो चार्ट ऑब्जेक्ट है, चार्ट CHART चार्ट ऑब्जेक्ट, चार्ट कौन सा है हमारा? चार्ट हमारा 2 है, ठीक है। चार्ट 2 में जो चार्ट है उसमें जो सीरीज़ है, ये एक्चुअली एक सीरीज़ है दोस्तों। इसमें जो मैं सीरीज़ 1 का ही मैंने इस्तेमाल किया है ना, जिसके थ्रू हमारा सर्कल डेवलप हो रहा था। तो सीरीज़ कलेक्शन डॉट सीरीज़ कलेक्शन कौन सा? सीरीज़ कलेक्शन हमारा 1 ही है, एक ही सीरीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है। उसमें जो मार्कर साइज़ है उसे मैं 60, हाँ, तो मार्कर साइज़ अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं पहले सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक मैंने ऑब्जेक्ट सेट कर लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो मैंने सेट किया है, इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल अब मैं कर सकता हूँ, यानी इस ऑब्जेक्ट में मैं अब क्या चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के मार्कर साइज़ को मैं 60 फिक्स करना चाहता हूँ, ठीक है। और अब इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल मैं अब आगे कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो मार्कर साइज़ है उसे मैं कनेक्ट करूँगा जे से। ध्यान दीजिए, हाँ मैंने जे से कनेक्ट किया, लेकिन मार्कर साइज का भी अपना मैंने टोटल 6 पॉइंट का इस्तेमाल किया, तो उस पॉइंट को भी इंडिकेट करना पड़ेगा मुझे कि कौन से पॉइंट को साइज को मैं कम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डॉट पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट? यानी कि आई की वैल्यू ही हमारा मार्कर है। आई की वैल्यू जो कि पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा उसके साइज को मैं कम करूँगा, ठीक है। तो इसे भी मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। डू इवेंट मैंने लिख लिया है और डबल क्लिक करते हैं, जूम आउट हो गया। अब इसे मैं रन करके देखता हूँ कि कोड परफेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं। ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट, किस लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है? 1 मिनट। ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट सेट सी ऑब्जेक्ट एक्टिव सी डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट चार्ट 2 डॉट चार्ट डॉट सीरीज कलेक्शन 1 मार्कर साइज 60 सेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्कर साइज 60 एक्टिव सी डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट चार्ट 2 सीरीज कलेक्शन 1, यहाँ ध्यान देते हैं चार्ट 2 ही है, चार्ट 2 है और
सीरीज कलेक्शन 1, यानी यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों? मेरे गले में खराश क्यों हो रहा भाई? ओके ओके, यहाँ पे जो वैल्यू है पुट हुआ है, ओके, मार्कर के साइज को मैंने पहले कम कर दिया। ओके, यहाँ मुझे लगता है कि सबसे पहले डेटा क्लियर, ठीक है। D2 में जो वैल्यू है वो 0 है, ओके। D2 से लेकर D7 तक जो वैल्यू है वो आपका 9 फिक्स करना है। अब मैं रन करके देखूँ, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट दिस प्रॉपर्टी और मेथड। डिबग में आते हैं, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है? सी ऑब्जेक्ट एक्टिव सी डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट, मैं इसे एक बार कॉपी करके देखता हूँ क्या हो रहा है प्रॉब्लम। इसे मैं कॉपी करके देखता हूँ दोस्तों, मैं इसे एक बार कॉपी करके देखता हूँ यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। कंट्रोल V, लेकिन चार्ट यहाँ पे मैं 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सीरीज कलेक्शन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है क्या? अब ठीक है, शायद मुझे लगता है शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था। फिर भी मैं एक बार रन करके देखता हूँ। यस, मैंने एक्चुअली स्पेलिंग गलत लिखा था, कलेक्शन में डबल L आई थिंक मैंने नहीं लिखा था। तो अब ध्यान दीजिए, मूव होने के बाद सब पहले मूव हो रहा है, लेकिन नहीं, जब मूव हो गया है तो वो साथ में जूम आउट भी होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर से एक बार चेक करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं तो कम कर ही नहीं रहा हूँ, -2 60 -1, ओके। मैं यहाँ तो कम, हमने यहाँ पे फॉर लूप का तो इस्तेमाल किया है दोस्तों, लेकिन इसे हम कम नहीं कर रहे, माइनस स्टेप मैंने कम किया है। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये रोटेट हुआ, रोटेट होने के बाद पर्टिकुलर एक एक पॉइंट उसका माइनस होना चाहिए। यहाँ पे मैं स्टेप 1, सॉरी यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि यहाँ गौर कीजिए दोस्तों, गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये कि पॉइंट आई की वैल्यू क्या है? 2 है, लेकिन एक्चुअल में जो 2 है वो डाइस 2 को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे मुझे एक्चुअली -1 करना होगा। जो पर्टिकुलर जो डाइस है मेरा सेल के अकॉर्डिंगली, मेरा 2 नंबर का जो सेल रो नंबर है वो आपका 1 डाइस है, तो इसे मुझे माइनस करना होगा ताकि वो सिमिलर डाइस को कैच कर सके। तो अब वो सही कैलकुलेट कर पाएगा दोस्तों। ध्यान देते हैं, ये 1 मूव किया और अब ये जूम कम हुआ, यानी कि डाइस अब आउट सही तरीके से हो रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पर्टिकुलर एक एक डाइस सेंटर की ओर मूव हो रहा है और वो जूम आउट हो जा रहे हैं, है ना, आउट हो जा रहे हैं, यानी कि उसका जूमिंग को जो है मैं कम करते जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ये ठीक है, ये वर्क कर रहा है ना। तो इसे मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कि जूम आउट के थ्रू मैं डाइस को आउट कर रहा हूँ, और इसमें क्या है कि मार्कर साइज को मैं कम कर रहा हूँ। मार्कर साइज को कम करने के लिए आपको चार्ट ऑब्जेक्ट को सेट करना होगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आप एक से ज़्यादा चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके लिए कंप्यूटर को समझाना होगा कि पर्टिकुलर मैं चार्ट 2 के सीरीज 1 कलेक्शन के मार्कर के साइज़ को मैं 60 करना चाहता हूं और उसके जूम को कम करना चाहता हूं। ये पर्टिकुलर सही परफेक्ट एड्रेस एक तरह से मुझे कंप्यूटर को समझाना होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं फिर से एक बार रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो डाइस
सेंटर की ओर मूव हो रहा है वो 1 बाय 1 हो रहा है, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो मैं ऐसा ना करके इसे मैं चाह रहा हूँ कि रैंडमली डाइस वो चूज़ करे और उसे वो सेंटर की ओर मूव करे। तो मैं इसे अभी स्टॉप करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैं रैंडमली फॉर लूप में आई की जो वैल्यू 2 से 7 जो चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा एक एन वैल्यू ले लेता हूँ। एन वैल्यू में मैं रैंड बिटवीन फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि वर्कशीट फंक्शन डॉट रैंड बिटवीन क्या है, हमारे पास जाहिर सी बात है 6 डाइज है, तो 1 2 6 के बीच का कोई भी रैंडमली नंबर हुआ है और वो नंबर यहाँ पे इस्तेमाल हो। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने आई की वैल्यू पे अब एन की वैल्यू को स्टोर किया है ना, लेकिन यहाँ पे जो एन जो आएगा वो 1 to 6 आएगा। मान लीजिए अगर एन की वैल्यू 1 आया तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन हमारा जो 1 है वो हेडिंग है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा +1 कर दूँगा, ताकि ये आपका जो वैल्यू है आई की वैल्यू 2 से नीचे ना आए, 2 से प्लस हो, यानी कि 2 to 7 ही आएगा, है ना। तो अब ये क्या है कि कोई भी रैंडमली नंबर वो पिक करेगा। इसे मैं एक बार रन करके देखता हूँ तो क्या होता है दोस्तों, है ना। ये मैंने रन किया, रोटेट हुआ और अब कोई भी एक रैंडमली नंबर वो चूज़ करेगा। यहाँ पे वो 1 ही चूज़ किया, 1 चूज़ करने के बाद ये हुआ और अब ध्यान दीजिए कि वो स्टॉप हो गया। वो स्टॉप इसलिए हो गया दोस्तों कि ये लूप आपका 1 टाइम ही चला, क्योंकि आई की वैल्यू 1 था और वो 1 होने के बाद वो एग्जिट हो गया। ठीक है, तो हमें इस लूप को 6 टाइम चलाना है। 6 टाइम चलाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 6 टाइम चलाने के लिए मुझे इसे डू वाइल लूप से कनेक्ट करना होगा, यानी कि डू वाइल कब तक रहेगा, डू वाइल तब तक रहेगा जब तक कि पूरे 6 टाइम तक, यानी कि मैं इसे यहाँ पे एक मैं एरे ले लेता हूँ। एरे क्या रहेगा दोस्तों, 0 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने एक डाइस का एरे ले लिया। जाहिर सी बात है ये 0 एलिमेंट पे 0 है, 1 एलिमेंट पे 1 है, 2 एलिमेंट पे 2 है, तो इस तरह से मैंने एक एरे ले लिया। अब इस एरे के अकॉर्डिंगली इस एरे को मैं कनेक्ट करूँगा अब एन से, यानी कि एन एक रैंडमली नंबर आएगा और इस रैंडमली नंबर को मैं डाइस के एरे से कनेक्ट करूँगा। कैसे करूँगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले डू वाइल लूप मैं चाह रहा हूँ कि डू वाइल लूप पूरा 6 टाइम तक चले। 6 टाइम तक कब तक चलेगा, कैसे चलेगा वो ऐसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्कशीट फंक्शन डॉट सम फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं सम क्या करूँगा, सम करूँगा मैं डाइस का सम, पूरे एरे का सम अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये डू वाइल लूप चलेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये डाइस का जो एरे का कैलकुलेशन है ये 0 से कम कब होगा, कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जब ये फर्स्ट टाइम जब एन की वैल्यू वो इंटर करेगा तब एग्जिट होने से पहले वो डाइस की वैल्यू को 0 कर देगा, यानी कि डाइस उस समय जो डाइस आपका सेंटर की ओर मूव हुआ है उस डाइस का जो एरे वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, यानी कि ये एन वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी कि हर प्रोसेस में आपका हर एक एलिमेंट की वैल्यू जो है 0 होता जाएगा, यानी कि जब तक ये 0 ना हो जाए, पूरी तरह से ये 0 ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार और गौर कर लेता हूँ कि डाइस आपका ये है, ठीक है, डू वाइल लूप ये रहेगा 0 ग्रेटर देन 0 का तभी वो एंटर करेगा, लेकिन अंदर एंटर करने के बाद वो एलिमेंट 0 करेगा। हाँ, यहाँ पे 0 कर रहा है, ठीक है, डाइस 0 कर रहा है। और ये एन जो है, एन अगर 1 आया तो
1 अगर 2 टाइम आया तो यानी यहाँ पर मुझे एक इफ़ कंडीशन भी देना होगा, यानी कि इफ़ डाइज n ग्रेटर देन 0 देन वो इस लूप में इंटर करेगा, और एंड इफ़। ध्यान दीजिए मैं क्या यहाँ पे इस इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ। मान लीजिए n पहले टाइम में 1 आया, ठीक है, वो 1 इंटर किया, उस 1 एलिमेंट की वैल्यू को 0 किया, फिर दोबारा फिर से वो 1 आया, तो वो क्या करेगा, ट्रेस आउट करेगा कि वो 1 जो डाइज जो एलिमेंट की वैल्यू वो एक्चुअल में 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ है यानी कि वो डाइज इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी कि मैं इफ़ कंडीशन के थ्रू सिर्फ उन्हीं डाइज को मैं मूव कराऊंगा जो कि यूटिलाइज नहीं हुए हैं। बिना यूटिलाइज वाले डाइज का ही इस्तेमाल वो अंदर करेगा मूव कराने के लिए और जूम को कम करने के लिए, अदरवाइज बाकी सबको वो एग्जिट कर जाएगा, है ना, एग्जिट कर जाएगा इससे। तो एक बार मैं इसे चेक करके देखता हूँ कुछ मिस्टेक तो नहीं है इस फॉर्मूले में। ठीक है, रोटेट हुआ, रैंडमली कोई भी एक डाइस को चूज़ करेगा। सबसे पहले उसने 4th नंबर डाइस को चूज़ किया और जूम आउट किया। अब देखते फिर से, ठीक है, अब उस 6 किया, ठीक है, 5th ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 1 ओके, और लूप खत्म हो गया। हाँ, यानी कि परफेक्टली आपका डू वाइल लूप सही वर्क कर रहा है, यानी इनफ्लाइट में वो नहीं जा रहा है, वो उसे स्टॉपेज मिल रहा है सम फॉर्मूला के थ्रू। ओके फाइन, लेकिन सबसे लास्ट डाइज में चाह रहा हूँ कि वो जूम आउट ना हो, तो इसका क्या क्या ट्रिक लगा सकते हैं। इसका ट्रिक ये है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ इसका ट्रिक क्या लगाएंगे। इसे भी थोड़ा सा आगे करते हैं। इसका ट्रिक ये है कि इफ क्या बोल रहा था मैं, इफ वर्कशीट फंक्शन, मैं फिर से डाइस के सम का इस्तेमाल करूंगा, ये सम अगर बराबर है, नॉट इक्वल टू, अगर बराबर नहीं है n के, देन एंड इफ। अब यहाँ ध्यान दीजिए मैं क्या लिखा हूँ फॉर्मूला, क्या लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जो सम है, अब मैं इस सम का इस्तेमाल करूँगा। सम है, जाहिर सी बात है, अगर एक से ज़्यादा नंबर है तो वो उसका प्लस आपका n की वैल्यू से हो ही नहीं सकता। n की वैल्यू एक सिंगल डिजिट का वैल्यू है, यानी कि कोई भी एक सिंगल डिजिट ही जब छूटेगा इस पे, तब वो इस पे इंटर नहीं करेगा और वो एग्जिट हो जाएगा। और वो सिंगल डिजिट तभी छूटेगा जब वो लास्ट डाइज होगा। दोस्तों इस एरे में वो लास्ट डाइज ही होगा जो कि उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, और वो वैल्यू मैच करेगा n की वैल्यू से। अगर वो वैल्यू मैच कर रहा है तो उसका जूम को कम नहीं करेगा, वो एग्जिट हो जाएगा। ये परफेक्टली आपका वर्क करेगा। मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। मैंने ये रन किया, रोटेट हुआ, अब 1 बाय 1 ये मूव करेगा अंदर की ओर और जूम आउट होगा, यानी जूम कम होगा, जूम कम होता जाएगा। ध्यान दीजिए कि सबसे लास्ट डाइज जो है उसका जूम आपका कम नहीं होगा क्योंकि वो इक्वल n के बराबर है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके ओके ओके, और 6 अभी जूम आउट नहीं होना चाहिए। देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है। मैं एक बार दोस्तों, अब हमने कोड पूरी तरह से लिख लिया है, इन डाइस के लिए, रोटेट डाइस के लिए, मूव डाइस के लिए और आउट डाइस के लिए, है ना। इसके अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोग्राम है वो अब आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है ना। लेकिन अभी भी इसमें कुछ एनिमेशन देना बचा हुआ है। एनिमेशन यानी कि इसे हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे, है ना। फॉर्मेटिंग क्या था, सिंपल सा है, मैं करके दिखाता हूँ आपको।
ठीक है 1 और लास्ट डाइस जो है वो विजिबल है। ओके, अब फॉर्मेटिंग में हमारा रहेगा कि अब 2 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, तो 2 बॉक्स बना लेते हैं। 2 बॉक्स हमने 2 बॉक्स बनाया। एक बॉक्स जो कि आपके रैंडमली चूज विद डाइस का नंबर इसमें इंडिकेट होगा, और नीचे वाले बॉक्स में आप जो एज्यूम नंबर करेंगे लिखेंगे वो उसके लिए है। तो आपका जो पहला बॉक्स है जो रैंडमली नंबर चूज करेगा उस बॉक्स का नंबर क्या है, एड्रेस है H16। तो यहाँ पे जो एड्रेस आएगा यानी कि यहाँ पे H16 पे जो वैल्यू आएगा वो n की वैल्यू आएगा। इसे एक बार और रन करके देख लेते हैं। ठीक है, h की वैल्यू आना चाहिए, यानी कि जो नंबर आपका, देखिए यहाँ पे 3 नंबर है ना, और अब कौन सा नंबर रैंडमली चूज होगा, 2 नंबर। तो इस तरह से आपका इस पे आप रैंडमली नंबर इंडिकेट होगा, और उसके नीचे वाले में आप अपना जो एज्यूम नंबर है उसके नीचे वाले बॉक्स में आप लिखेंगे, है ना। इस तरह से ये फॉर्मेटिंग करेंगे, है ना। और इसे हम क्लोज करते हैं। हम डायरेक्ट अब गेम वाले फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से उस गेम को हमने कोड किया है ना। इस गेम को हमने कोड किया है, कैसे करेंगे, और बाकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सिंपल सा है। मोड के लिए मैंने यहाँ पे वैलिडेशन का इस्तेमाल किया है। वैलिडेशन में मैंने 3 ऑप्शन का इस्तेमाल किया, मैनुअल, कंप्यूटर और कंपटीशन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कंपटीशन का इस्तेमाल करते साथ ही साइड में जो स्कोर बोर्ड है वो विजिबल हो जाता है ना। विजिबल करने के लिए मैंने जो ट्रिक का इस्तेमाल किया है, मैं बता दूं क्या ट्रिक का मैंने इस्तेमाल किया है। ट्रिक ये है कि जब ये कंपटीशन मोड में आता है तो इसके ऊपर मैंने एक स्क्वायर शेप का मैंने इस्तेमाल किया है। जब ये कंपटीशन मोड में आता है तो वो स्क्वायर जो है हाइड हो जाता है ना, और अदर ऑप्शन पे वो स्क्वायर आपका विजिबल हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक विजिबली आपका जो है स्क्वायर शेप है जो कि सेम इस कलर से मैच करता है। ये ट्रिक मैंने इस्तेमाल किया है ना। ये स्क्वायर शेप इसके ऊपर आ जाता है, तो आप भी इस तरह का ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे जो राउंड आप देख पा रहे हैं, राउंड में जो मैंने स्पिन बटन का इस्तेमाल किया है, जाहिर सी बात है स्पिन बटन से आप सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू मिनिमम से लेकर मैक्सिमम आप दे सकते हैं। तो मैंने इसमें मिनिमम 2 दिया है और मैक्सिमम 10 तक का इस्तेमाल किया है। और इन सब के कैलकुलेशन के थ्रू मैंने फिर स्कोर का इस्तेमाल किया है। अगर विनर कोई है तो विनर भी इसमें इंडिकेट होगा, मैसेज आएगा। तो इसके लिए मैं आपको सीधा सीधा कोड दिखाता हूँ, कोड दिखा देते हैं। कोड क्या है, यहाँ पे मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मैंने स्कोरिंग के लिए विनर के लिए भी अलग से मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों, आपका गेम आपने कितना भी अच्छा बनाया हो, कितना भी ग्राफिकली बनाया हो और कितना भी एनिमेटेड बनाया हो जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि आप एक चीज़ ना करें, और वो है साउंड इफ़ेक्ट। दोस्तों, कोई भी गेम का साउंड इफ़ेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है साउंड इफ़ेक्ट, और ये साउंड इफ़ेक्ट के थ्रू ही आपका जो गेम है वो रियलिस्टिक लगता है। गेम आपका अधूरा है बिना साउंड के। तो इस गेम में भी मैंने कुछ साउंड का इस्तेमाल किया है। उस साउंड का इस्तेमाल किस तरह से किया है मैं आपको एक बार कोड पे दिखा देता हूँ। साउंड का इस्तेमाल करने के लिए हमारे एक्सेल में
जो यूज़र लाइब्रेरी है हमारा winmm.dll, ये एक लाइब्रेरी है। इसमें हम साउंड को प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया है, डिक्लेयर फंक्शन को हमको डिक्लेयर करना होता है, प्ले साउंड लाइब्रेरी winmm.dll, इसमें प्ले साउंड कर सकते हैं। उसके लिए पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे देना होगा आपको, ठीक है। उससे रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उससे रिलेटेड जो फाइल की कॉलिंग होगी उसका जो एक एड्रेस है NH20,000, ओके। और उसी तरह से एसेंसीज की जो भी है, इसका आप देख पा रहे हैं H1 है। और इन दोनों के कॉलिंग के थ्रू ही हम किसी भी साउंड को अपने सिस्टम से कॉल कर सकते हो। वो कैसे मैंने कॉल किया है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं एक प्ले साउंड को मैंने कॉल किया है। जैसे मैंने ये, जाहिर सी बात है, जो फंक्शन है प्ले साउंड यहाँ पे मैंने लिखा है और पूरा पाथ मैंने दिया है उस साउंड को जहाँ से मैं कॉल कराऊँगा। और एंड आप देख पा रहे हैं दोनों कंस्ट्रक्शन का मुझे इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाकर ये साउंड आपका कॉल होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही लाइनें आपका इम्पोर्टेंट है अगर आप साउंड का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। तो आप भी इसे आप ट्राई कर सकते हैं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप गेम डेवलपर हैं तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा बेटर जानते हैं कि साउंड कितना इम्पोर्टेंट है किसी गेम के लिए, ठीक है। तो एक्सेल में अगर आप गेम बना रहे हैं, साउंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना ही होगा, winmm.dll, जो कि साउंड को सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि वेब साउंड को सपोर्ट करेगा, wab.web साउंड को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से साउंड इफ़ेक्ट भी आप अपनी गेम में दे सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने इस गेम में भी साउंड इफ़ेक्ट दिया है और इस फाइल का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगा कि ये कोड मैंने जो अब तक बताया है इस गेम से रिलेटेड आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी और नए कंटेंट के साथ, नए वीडियोज़ के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।